बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 4th सेमेस्टर की सब्जेक्ट फार्मेकोलॉजी 2 पढ़ रहे हैं। फार्मेकोलॉजी 2 में हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया, जिसमें लेक्चर 1 एंटी डायबिटिक्स ड्रग्स थे, लेक्चर 2 थायराइड एंटी थायराइड ड्रग्स थे और लेक्चर 3 कार्टिकोस्टेरॉइड्स थे। वो हमने कंप्लीट कर लिए, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है और उनका लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है ये यूनिट 3 के लेक्चर 1 पे है, जो कि एड्रेनर्जिक एंड एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम एड्रेनर्जिक और एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स स्टडी करेंगे। तो वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय मुश्तफ़ा अज़हर में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो लफ्ज़ है एड्रेनर्जिक और एंटी एड्रेनर्जिक, पहले इसको समझे। एड्रेनर्जिक जो है ये लफ्ज़ एड्रेनलिन से निकला हुआ है। एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन का आप लोगों को पता होगा कि हमारे बॉडी के अंदर एज ए हार्मोन भी काम करते हैं और एज ए न्यूरोट्रांसमीटर भी काम करते हैं। आगे जाके हम इनका फंक्शन जो है इसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि इनका फंक्शन क्या होता है। तो फ़िलहाल इस बात को समझे कि ये जो एड्रेनर्जिक लफ्ज़ है एड्रेनलिन से निकला हुआ है। जो भी ड्रग्स, जो भी आर्टिफिशियल यानी ड्रग्स जो बाहर बने होते हैं, जो ड्रग्स बनाए जाते हैं, वो एड्रेनलिन की तरफ एक्शन करते हैं, एड्रेनलिन ही की तरह एक्शन करते हैं, सेम लाइक एड्रेनलिन एक्ट करते हैं। इनको हम कहते हैं एड्रेनर्जिक ड्रग। और जो हमारे साथ एड्रेनलिन को ब्लॉक करने के लिए काम करते हैं, यानी एड्रेनलिन की जो एक्शन है उसके बरअक्स काम करते हैं, उनको हम कहते हैं एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स। और यहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं एड्रेनलिन के लिए, जो रिसेप्टर होते हैं, इन रिसेप्टर्स को हम कहते हैं कि ये जो है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है। और ये जो ड्रग्स है ये उन रिसेप्टर के साथ जाके अटैच हो जाते हैं, और जो एड्रेनर्जिक ड्रग है ये सेम लाइक एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन काम करते हैं। और जो हमारे साथ एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग है ये इनके बरअक्स काम करते हैं, इनके जो एक्शन है इसको सप्रेस करते हैं। तो ये जो हमारे साथ एड्रेनर्जिक ड्रग्स है इनको हम सिम्पैथोमिमेटिक्स भी कहते हैं, इनको हम एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट भी कहते हैं। सिम्पैथोमिमेटिक्स का मतलब ये है कि जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसके जैसे काम करते हैं, इसलिए हम इन ड्रग्स को कहते हैं सिम्पैथोमिमेटिक्स। और इनको हम एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जब जाके जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, एड्रेनोसेप्टर्स है, उनके साथ जब बाइंडिंग कर लेते हैं तो ये जो है एक्शन को इंक्रीज करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है। और जो हमारे साथ एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग है इनको हम कहते हैं सिम्पैथोलाइटिक्स। सिम्पैथोलाइटिक्स का मतलब ये है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्शन है उसकी ये लाइसिस करते हैं, उसको बंद करते हैं। और इनको हम कहते हैं एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। इनको हम कहते हैं कि ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के लिए एंटागोनिस्ट है, उसको उन एड्रेनर्जिक एड्रेनोसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए हम इनको एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट कहते हैं। तो ये 3 नेम जो है ये याद रखें कि एड्रेनर्जिक ड्रग जो है इनको हम एड्रेनर्जिक ड्रग, सिम्पैथोमिमेटिक्स और एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट भी कहते हैं। और जो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स है इनको एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग, सिम्पैथोलाइटिक्स और एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, यानी ये जो यूनिट है जिसमें हमने वीडियो लेक्चर में ये यूनिट स्टार्ट किया हुआ है, यूनिट 3, इसके ऑब्जेक्टिव ये है कि इस यूनिट के एंड के बाद आप लोग इस एबल होंगे कि आप लोग जो है जो अल्फ़ा रिसेप्टर्स की स्टिमुलेशन होती है और जो बीटा एड्रेनर्जिक, अल्फ़ा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, इनकी स्टिमुलेशन में आप डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। इसके अलावा एड्रेनर्जिक और एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स जो है वो उनका बॉडी टिश्यूज़ पे उनका क्या इफ़ेक्ट होता है, उनकी इंडिकेशंस क्या है, उनके एडवर्स इफेक्ट क्या है, उनके लिए नर्सिंग प्रोसेस इम्प्लिकेशंस क्या है, उनके लिए उनकी यानी किस किस्म के क्लाइंट के लिए हम यूज़ करते हैं, ये सब आप लोगों को पता होंगी। इसके बाद जो है नर्सिंग प्रोसेस जो है कि एड्रेनर्जिक और एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग यूज़ करने के लिए नर्सिंग प्रोसेस जो है वो आप पढ़ेंगे। इसके अलावा डिस्कस द नर्सिंग केयर इंक्लूडिंग टीचिंग क्लाइंट अबाउट सेफ एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ दीज क्लासेस ऑफ ड्रग। ये जो ड्रग क्लासेस है एड्रेनर्जिक और एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग, इनसे रिलेटेड आप लोग जो है
सेफ़ इनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इनकी इफ़ेक्टिव यूज़ किस तरीके से होती है, उसके बारे में आप सीखेंगे। और अगर आप सीखेंगे तो कल जाके अपने क्लाइंट को भी इसके बारे में अवेयर कर सकेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो लिखा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है? तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो डिवाइड होता है 2 मेजर सिस्टम पे। एक को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरे को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देख ले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आगे डिवाइड होता है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में। और अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देखें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आगे डिवाइड होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम पे। अब ये जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है ये आगे फिर डिवाइड नहीं होता, लेकिन जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये आगे फिर डिवाइड होता है 2 में। एक को हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरे को हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसको हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट मोड के। ये जो जब भी हमारी कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है तो उसमें ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाती है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं कि ये रेस्ट एंड डाइजेस्टिव मोड है। मींस कि यहाँ पे जो है बॉडी जो है इमरजेंसी कंडीशन से बॉडी जो है वो हट जाती है, सुकून होता है, यानी बंदा जो है काम डाउन होता है और इसमें जो है डाइजेशन होती है। तो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि यहाँ पे स्लाइड्स में क्या लिखा हुआ है। लिखा है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डिवाइड हुआ है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में, और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो डिवाइड हुआ है सोमेटिक और ऑटोनॉमिक में। एंड देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट सप्लाइज द इंटरनल ऑर्गन इंक्लूडिंग द ब्लड वेजल्स, स्टमक, इंटेस्टीन, लीवर, किडनी, ब्लैडर, जेनिटल्स, लंग्स, प्यूपिल्स, हार्ट, स्वीट एंड स्लाइवरी एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसकी सप्लाई किन किन ऑर्गन्स के लिए है? हमारे जो जितने भी विसरल ऑर्गन्स है जिनमें प्यूपिल्स है, लंग्स है, जेनिटल्स है, ब्लैडर है, किडनी है, लीवर है, और जितने भी हमारे स्लाइवरी, स्वीट और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, इन सब को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सप्लाई करती है। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हैज़ 2 मेन डिविजन्स। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 मेन डिविजन्स है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब स्टूडेंट्स के फॉर एग्जांपल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आप लोगों की कब स्टिमुलेट होती है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग कंसीडर कर ले कि रात का टाइम है और आप जो है गली से बाहर निकले हुए हो, रास्ते में जो है आपको डॉग जो है वो आ जाता है भौंकते हुए, तो आप उसको देखते हो और आप एकदम से जो है उसको देख के भाग जाते हो, तो वो डॉग भी आपके पीछे भागता है। तो इस टाइम आपकी हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाती है, आपकी प्यूपिल जो है वो उनकी डायलेशन हो जाती है, आपके पे पसीने आपके आते हैं, और इसके साथ साथ जो है आपकी बीपी हाई हो जाती है, स्वीटिंग होती है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो कि आपको फ्लाइट एंड फाइट मूड में ले जा रहा है। फिर आप भागते हुए एक सेफ़ जगह पे पहुँचे, सेफ़ जगह में आपने जाके दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वो जो डॉग आपके पीछे आ रहा था उसका ख़तरा जो है वो टल गया। जब ख़तरा टल गया तो अब ये जो आपकी कंडीशन हुई थी कि हार्ट रेट इंक्रीज़ हुई थी, आपकी जो है बीपी जो है वो भी इंक्रीज़ हुई थी, स्वीटिंग हुई थी, आपको जो आपकी बॉडी में जो इमरजेंसी कंडीशन जो है वो स्टिमुलेट हुई थी, अब इसको दोबारा से जो है काम डाउन भी होना है। तो यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है पैरासिम्पैथेटिक वो स्टिमुलेट हो जाती है और आपको दोबारा से जो है वो क्लेम कर देती है। सारे हार्ट रेट भी डिक्रीज़ होता है, आपकी बीपी भी डिक्रीज़ हो जाती है और आप जो है रेस्ट एंड डाइजेशन के मोड में चले जाते हो। तो ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन होता है। अब देख लें कि लिखा है द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंट्रोलिंग विसरल फंक्शंस। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमने पढ़ा कि इसके 2 मेजर टाइप है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये खुद जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की पार्ट है जो कि विसरल जो हमारे ऑर्गन्स है उनके फंक्शन को कंट्रोल करती है। सिंपैथेटिक डिवीज़न जो हमारा सिंपैथेटिक डिवीज़न होता है उसे हम कहते हैं कि ये थोरेको लंबर डिवीज़न है। थोरेको लंबर डिवीज़न हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये थोरक्स और लंबर से इनकी ओरिजिनेशन होती है। ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक डिवीज़न के जो नर्व होते हैं उनकी जो ओरिजिन होती है वो थोरक्स में और लंबर रीजन में होती है। इस वजह से इसको हम थोरेको लंबर डिवीज़न कहते हैं। और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है उसको हम सर्वाइकोसेक्रल डिवीज़न कहते हैं क्योंकि वहाँ पे सर्विक्स से और सेक्रम से उनकी ओरिजिनेशन होती है नर्व की।
तो यहाँ पे लिखा है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ऑफ द सिंपैथेटिक डिवीजन ओरिजिनेट इन द थोरेसिक T1 to T12 एंड अपर लंबर L1 to L3 स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है तो वहाँ पे जो सिंपैथेटिक डिवीजन के प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं वो T1 से लेके T12 तक और फिर लंबर 1 से लेके लंबर 3 जो है L3 जो है यहाँ तक उनकी यहाँ से उनकी ओरिजिनेशन हो चुकी होती है, यहाँ से ओरिजिनेट हो चुके होते हैं। इस वजह से इसको हम थोड़े को लंबर डिवीजन बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ही आप लोगों को पता होगा कि प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन क्या है और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन क्या है। मैं फिर भी आपको बताना ज़रूरी समझती हूँ क्योंकि आगे जाके कुछ ड्रग्स जो है उनका हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन का पता होना ज़रूरी है। तो जब हम कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ये क्या होती है? प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है वो सेट ऑफ नर्व फाइबर होती है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करती है गैंग्लिया से। अब गैंग्लिया क्या है? तो आप लोगों को पता है कि जो न्यूरोनल सेल बॉडीज़ है इनकी जो कलेक्शन होती है उसको हम गैंग्लिया कहते हैं। तो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन वो सेट ऑफ नर्व फाइबर है जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सॉरी स्टूडेंट्स, कुछ गलत मिस्टेक हो गई यहाँ पे कि मैंने तेज़ी से गलत किया कि जो हमारे साथ प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं वो सेट ऑफ नर्व फाइबर है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करती है गैंग्लिया के साथ। इसको हम कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। अब पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन क्या है? पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ये भी सेट ऑफ नर्व फाइबर है, ये भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के ही सेट ऑफ नर्व फाइबर है, जो कि क्या करती है? गैंग्लियॉन्स जो है उनको कनेक्ट करवाती है हमारे इफेक्टर्स के साथ, इफेक्टर जो ऑर्गन होते हैं उनके साथ। फ़र्ज़ करें कि सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व फाइबर जो है वो एराइज हुए हैं, उनकी जो अटैचमेंट है वो गैंग्लिया के साथ है। तो गैंग्लिया से पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो नर्व फाइबर निकले हुए होते हैं इनको हम कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और फिर गैंग्लिया के बाद भी नर्व फाइबर जो है वो फिर निकले होते हैं और उनकी अटैचमेंट जाके इफेक्टर से हुई होती है। इनको हम कहते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ये गैंग्लियन के बाद और प्रीमियस गैंग्लियन से पहले। तो स्टूडेंट्स ये बात आप याद रखिए कि पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्टर के साथ कनेक्ट करती है और जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को गैंग्लियन जो है इनके साथ कनेक्ट करती है। तो यहाँ पे बता रहा है आप लोगों को कि जो सिंपैथेटिक डिवीज़न है इसके प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है वो थोरेसिक रीजन से और लंबर रीजन से ओरिजिनेट हुए होते हैं। द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे आप देख लें स्टूडेंट्स, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है इसकी आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है सिंपैथेटिक डिवीज़न भी और पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न भी। अब इनमें फ़र्क क्या होता है? इनमें फ़र्क ये होता है, देखिए ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये जो है नर्व निकला हुआ है। यहाँ पे आप देख लें स्टूडेंट्स के ये हमारे साथ ऑटोनोमिक गैंग्लियन है, ऑटोनोमिक गैंग्लियन मौजूद है, ये भी ऑटोनोमिक गैंग्लियन है। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एसिटाइल कोलिन मौजूद होता है। ये निकोटिनिक रिसेप्टर है, निकोटिनिक रिसेप्टर जो है ये एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर है। निकोटिनिक रिसेप्टर जो है वो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर होते हैं और यहाँ पर दोनों में, हाँ, सिंपैथेटिक डिवीज़न में भी और पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न में भी एसिटाइल कोलिन मौजूद होता है और निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं जो कि एसिटाइल कोलिन के साथ आके अटैच होकर अपना एक्शन जो है वो स्टार्ट कर लेता है। एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। हम आगे जाके इसके फंक्शंस और वो सब कुछ हम इस आगे स्लाइड्स में पढ़ लेंगे। यहाँ पे देख ले, अब यहाँ तक तो ये बिल्कुल जो है वो सेम है। अब यहाँ पे आके हमारे साथ जो सिंपैथेटिक डिवीज़न है इसमें नॉरएपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ पे मौजूद है। और अगर हम यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में इस रीजन पे भी एसिटाइल कोलिन मौजूद है और एसिटाइल कोलिन के लिए मस्कुरोनिक रिसेप्टर यहाँ पे मौजूद है। ये जो मस्कुरोनिक रिसेप्टर है ये भी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है। निकोटिनिक रिसेप्टर और मस्कुरोनिक रिसेप्टर दोनों जो है वो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर होते हैं।
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नॉरएपिनेफ्रिन है इसके लिए आपके अपने इसके रिसेप्टर है, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर यहाँ पे मौजूद है। तो ये क्या है, ये जो टारगेट टिश्यू है, टारगेट सेल है फॉर एग्जांपल हमारा, तो उसके ऊपर एड्रेनर्जिक रिसेप्टर नॉरएपिनेफ्रिन के लिए मौजूद है, और यहाँ पे मस्करोनिक रिसेप्टर पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में एसिटाइलकोलिन के लिए मौजूद है। तो ये फ़र्क आप याद ज़रूर रखें कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर के बेस पे फ़र्क है, कि यहाँ पे सिंपैथेटिक में हमारे साथ न्यूरोट्रांसमीटर जो है एक एसिटाइलकोलिन होता है और दूसरा नॉरएपिनेफ्रिन होता है, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक में दोनों जगह जो है वो एसिटाइलकोलिन ही मौजूद होता है। यही फ़र्क इनमें आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख लें स्टूडेंट्स, ये जो हम कह रहे थे कि थोरेको लंबर और जो सर्वाइको सैक्रल जो हम कह रहे थे, ये हमारे साथ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ओरिजिन है, कि ये यहाँ पे T1 से लेके L3 तक जो है ये ओरिजिनेट हुए हैं, और इनसे आइज़ को, स्किन को, सलाइवरी ग्लैंड्स को, लंग्स को, हार्ट को, स्टमक को, पेंक्रियाज को, लीवर और गाल ब्लैडर को, एड्रिनल ग्लैंड को, ब्लैडर को, जेनिटल्स को सप्लाई जो है वो हो रही है। इनकी यहाँ पे जो ओरिजिनेशन है T1 से लेके L3 तक है, इसलिए हम इनको थोरेको लंबर डिवीजन इसको कहते हैं, सिंपैथेटिक को। अब पैरासिम्पैथेटिक देख ले, पैरासिम्पैथेटिक की जो ओरिजिन है वो सर्वाइकल, जो हमारा सर्वाइकल एरिया है यहाँ से है, और फिर सैक्रल एरिया से है। यहाँ पे देख ले, सैक्रल एरिया और सर्वाइकल एरिया से, इसलिए हम इसको कहते हैं सर्विको सैक्रल डिवीजन, पैरासिम्पैथेटिक को हम कहते हैं। इसकी सप्लाई भी आई के लिए, सलाइवरी ग्लैंड के लिए, हार्ट के लिए, लंग के लिए, स्टमक के लिए, पेंक्रियास के लिए, लीवर और गाल ब्लैडर के लिए, और यूरिनरी ब्लैडर के लिए, और जेनिटल्स के लिए जाती है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। न्यूरोट्रांसमिशन एट एड्रेनर्जिक न्यूरॉन। अब जो हमारे साथ एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स हैं, वहाँ पे न्यूरोट्रांसमिशन किस तरीके से होती है। एड्रेनर्जिक न्यूरॉन क्या है, तो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज़ करती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो न्यूरोट्रांसमिशन है वो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स में किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले लिखा है सिंथेसिस ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन की सिंथेसिस होती है यहाँ पे। उसके बाद स्टोरेज ऑफ डोपामीन एंड नॉरएपिनेफ्रिन इन वेजिकल्स, उसके बाद वेजिकल्स यहाँ पे होते हैं, उन वेजिकल्स में डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन की स्टोरेज होती है, और फिर स्टोरेज के बाद नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज़ होती है, और फिर उसके बाद नॉरएपिनेफ्रिन जो है इसकी मेटाबॉलिज्म भी होती है। यहाँ पे इसकी मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत होती है, इस वजह से इसकी मेटाबॉलिज्म होती है। इसके मेटाबॉलिज्म के लिए 2 काइंड ऑफ एंजाइम जो है वो नीडेड होते हैं। एक COMT है, COMT मीन्स के हमारे साथ ये COMT जो है केतकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज, इसको हम कहते हैं COMT, केतकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। ये है, और दूसरा जो है MOA एंजाइम है। MOA मींस के मोनोएमीन ऑक्सीडेज एंजाइम। तो ये 2 एंजाइम के नाम आपने याद रखने हैं कि ये हमारे साथ नॉरएपिनेफ्रिन के मेटाबॉलिज्म के लिए, ये जो हमारे साथ नॉरएपिनेफ्रिन है इनके मेटाबॉलिज्म के लिए ये 2 इम्पोर्टेंट एंजाइम के नेम आपने MCQs के हवाले से याद रखनी है। अब यहाँ पे ये जो COMT है स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि डोपामीन, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो है इनकी मेटाबॉलिज्म करती है। COMT डोपामीन, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन की मेटाबॉलिज्म करती है, और इसके साथ साथ जो केतकोल एस्ट्रोजन्स होती है उनकी, और मुख्तलिफ ड्रग्स की, और मुख्तलिफ सब्सटेंस या ड्रग्स जो भी हो जिनके फार्मूले में केतकोल रिंग मौजूद हो, ये COMT उनकी मेटाबॉलिज्म करती है। यानी हमारे साथ डोपामीन, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, इनको हम केतकोलेमीन्स कहते हैं क्योंकि इनके फार्मूले में केतकोल रिंग मौजूद होता है। तो स्टूडेंट्स वो केतकोल रिंग इनके फार्मूले में मौजूद है, इसीलिए ये जो COMT है, केतकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, ये इनकी मेटाबॉलिज्म करती है। अब अगर ऐसे ड्रग्स आए, ऐसे सब्सटेंस आए, ऐसे एस्ट्रोजेंस आए जिनके फार्मूले में केतकोल रिंग मौजूद हो, जैसे कि केतकोल एस्ट्रोजन्स हम कहते हैं, तो उन सब की जिनके फार्मूले में केतकोल रिंग हो, इनकी ये मेटाबॉलिज्म करती है। तो यहाँ पे एपिनेफ्रिन की जो मेटाबॉलिज्म है वो 20% जो है वो COMT करता है, और इसके अलावा 80% जो है वो ये जो MOA एंजाइम है, मोनोएमीन ऑक्सीडेज एंजाइम, ये करवाती है। मोनोएमीन ऑक्सीडेज एंजाइम जो है ये भी नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन और डोपामीन की मेटाबॉलिज्म करती है,
ये जो एंजाइम है ये लीवर में बनती है और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जब उनका फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है ब्रेन के अंदर, तो फिर ब्रेन से इनको क्लियर करवाने के लिए ये MAO एंजाइम जो है ये आ जाते हैं और इनकी मेटाबॉलिज्म करके इनको ब्रेन से फिर क्लियर करवा देते हैं जब इनका फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो इसके अलावा लिखा है बाइंडिंग टू रिसेप्टर, फिर क्या होता है, अपने रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग बना लेते हैं और फिर इनकी अपटेक हो जाती है, अपटेक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आप लोगों को स्टूडेंट्स ये बातें जो है ये समझाई गई हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं। तो लिखा है फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप जो है वो सिंथेसिस ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, सिंथेसिस होती है नॉरएपिनेफ्रिन की। किस तरीके से होती है, यहाँ पे देखिए टायरोसिन आ रहा है, फिर सोडियम, इन सब जो है सब आपस में मिलते हैं और फिर जाके डोपामीन और ये नॉरएपिनेफ्रिन जितने भी हमारे साथ न्यूरोट्रांसमीटर है नॉरएपिनेफ्रिन, इसकी यहाँ पे सिंथेसिस हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा है, नीचे देख लें, हाइड्रो ऑक्सीलेशन ऑफ टायरोसिन द रेट लिमिटिंग स्टेप। यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले आप लोगों को इसकी सिंथेसिस बता रहा है और फिर साथ में जो नीचे लिखे हैं ये इसकी ब्लॉकिंग के बारे में लिखे हैं कि किस तरीके से हम जो है अगर ब्लॉक करना चाहते हैं एपिनेफ्रिन को तो किस तरीके से हम ब्लॉक करेंगे। इन स्टेप्स में, सारे स्टेप्स में हमारे पास ऐसे ड्रग्स मौजूद है जो कि इन सब स्टेप को ब्लॉक करके इन जो न्यूरोट्रांसमीटर है एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन, इनके जो फंक्शन है उसको इनहिबिट कर सकते हैं, इसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है फर्स्ट स्टेप में जो नॉरएपिनेफ्रिन की सिंथेसिस होती है, इस टाइम अगर टायरोसिन की हाइड्रोक्सिलेशन हो जाए तो इसकी जो सिंथेसिस की रेट है वो कम हो सकती है। टायरोसिन जो है उसकी जो हाइड्रोक्सिलेशन होता है, इसका क्या मतलब है कि जब हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की हम इंट्रोडक्शन कर देते हैं, उसकी एडिशन कर देते हैं, तो इसको हम हाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने हाइड्रोक्सिलेशन कर दी टायरोसिन की तो इसकी वजह से जो सिंथेसिस है नॉरएपिनेफ्रिन की ये कम हो सकती है। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है, नॉरएपिनेफ्रिन की सिंथेसिस के बाद इसकी अपटेक होती है वेसिकल्स के अंदर। अपटेक क्यों होती है वेसिकल्स के अंदर, तो लिखा है डोपामीन इंटर ए वेसिकल एंड इज कन्वर्टेड टू नॉरएपिनेफ्रिन। ये जो डोपामीन यहाँ पे बन रही है, इस प्रोसेस के थ्रू जो डोपामीन बन रही है, ये डोपामीन जब वेसिकल्स के अंदर इंटर हो जाती है तो ये कन्वर्ट होती है नॉरएपिनेफ्रिन में। नॉरएपिनेफ्रिन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिग्रेडेशन इन द वेसिकल, और इस वेसिकल के अंदर जो नॉरएपिनेफ्रिन है, ये जो सिंपैथेटिक वेसिकल है, इसके अंदर जो नॉरएपिनेफ्रिन है इसकी प्रोटेक्शन की जाती है डिग्रेडेशन से, यानी इसके अंदर इसको डिग्रेड होने नहीं देते, डिग्रेडेशन से इसकी प्रोटेक्शन होती है इस वेसिकल के थ्रू। तो ट्रांसपोर्ट इनटू द वेसिकल इनहिबिटेड बाय रिजर्पिन। अब एक ड्रग है रिजर्पिन जो कि एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट है, जो कि एंटी एड्रेनर्जिक है, ये इसका नाम रिजर्पिन है। ये जो रिजर्पिन है ये इस डोपामीन की वेसिकल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है इसको रोक सकती है। ये इस जगह पे यहाँ पे वेसिकल की जो ट्रांसपोर्ट हो रही है, वेसिकल के अंदर जो डोपामीन की ट्रांसपोर्ट हो रही है उसको रोक सकती है। जब यहाँ पे डोपामीन को ये वेसिकल के अंदर नहीं छोड़ेगी तो फिर डोपामीन नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और नॉरएपिनेफ्रिन की जो है यहाँ पे डिग्रेडेशन इसकी हो जाएगी, क्योंकि वेसिकल के अंदर इसकी प्रोटेक्शन होती है, तो वेसिकल के अंदर जब जा नहीं पाएगा तो इसकी डिग्रेडेशन होगी। तो इसलिए हम रिजर्पिन के थ्रू यहाँ पे भी इसको रोक सकते हैं। इसके अलावा थर्ड प्रोसेस क्या है, सिंथेसिस के बाद अपटेक के बाद अब वेसिकल्स में अपटेक के बाद क्या होता है, रिलीज़ ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये रिलीज़ हो जाती है। अब जो है रिलीज़ देखिए यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसकी रिलीज़ हो रही है। अब इसमें क्या है, लिखा है इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम काजेज फ्यूजन ऑफ द वेसिकल विद द सेल मेम्ब्रेन इन ए प्रोसेस नोन एज एक्सोसाइटोसिस। कि यहाँ पे जब कैल्शियम की इनफ्लक्स हो जाती है, यहाँ देखिए ये कैल्शियम की इनफ्लक्स हो गई, कैल्शियम जो है इसके अंदर आ रहा है इस वेसिकल के अंदर। जब कैल्शियम वेसिकल के अंदर आ जाती है तो फिर जो है कैल्शियम के इनफ्लक्स की वजह से क्या होता है कि जो वेसिकल है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाती है, और सेल मेम्ब्रेन के साथ जब अटैच हो जाती है तो यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस होता है, और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो उसकी रिलीज़ हो जाती है। इसमें लिखा है रिलीज इज़ ब्लॉक्ड बाय, सब्र कर स्टूडेंट्स में इसको जूम करती हूँ कि इस ड्रग का क्या नाम है। रिलीज इज़ ब्लॉक्ड बाय
ग्वानिथाइडीन। अब ये एक ड्रग है ग्वानिथाइडीन जो है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम यहाँ पे इसकी जो रिलीज़ है न्यूरोट्रांसमीटर एपिनेफ्रीन की, इसको हम रोक सकते हैं, इसके रिलीज़ को इनहिबिट कर सकते हैं। अगर इसकी रिलीज़ को इनहिबिट करें तो आगे का फंक्शन जो है वो रुक जाएगा। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में सिंथेसिस, उसके बाद वेसिकल्स के अंदर इसकी स्टोरेज, इसके बाद वेसिकल से इसकी रिलीज़, और फिर इसकी क्या होती है, बाइंडिंग टू रिसेप्टर। ये अपने रिसेप्टर के साथ जो है बाइंडिंग कर लेती है। ये नॉरेपिनेफ्रिन जब रिलीज़ हो जाती है तो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग करने चली जाती है। तो यहाँ पे लिखा है पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर इज एक्टिवेटेड बाय द बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर है, ये जब न्यूरोट्रांसमीटर आके इसके साथ अटैच हो जाती है तो फिर ये एक्टिवेट हो जाती है। 6 नंबर पे क्या है, अब इसके लिए यहाँ पे कोई ड्रग जो है वो नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है अब कोई किसी ड्रग का ख़ास मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन नहीं है इसके अटैचमेंट को रोकने के लिए, तो इस वजह से यहाँ पे कोई ड्रग नहीं दिया गया है। अब 5th स्टेप देख ले। 5th स्टेप में रिमूवल ऑफ नॉरेपिनेफ्रिन। ये तो इसकी रिलीज़ हो गई, इसने जो इसकी पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर थे उसको एक्टिवेट कर लिया। इसकी एक्टिवेशन के बाद क्या होता है, इस नॉरेपिनेफ्रिन की फिर रिमूवल हो जाती है। इस तरीके से रिलीज नॉरेपिनेफ्रिन इज़ रिपीटली टेकन इनटू द न्यूरॉन। ये जो रिलीज एपिनेफ्रिन है इसको रिपीटली न्यूरॉन जो है अपने अंदर इसकी दोबारा से जो है रीअपटेक कर लेती है। तो फिर क्या होता है, रीअपटेक इज़ इनहिबिटेड बाय SNRIs, कोकेन एंड इम्पेरेमीन। यहाँ पे अब ड्रग है SNRIs है, और इसके अलावा कोकेन है और इम्पेरेमीन है। तो इसकी जो रीअपटेक है ये हम इन ड्रग्स के थ्रू रोक सकते हैं। ये सारे ड्रग्स जो है हम आगे जाके के SNRIs क्या है, कोकेन क्या है, इम्पेरेमीन क्या है, ये सब हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप ये समझे कि जो रीअपटेक होती है रिमूवल के लिए, नॉरेपिनेफ्रिन की रिमूवल के लिए जो रीअपटेक इसकी होती है, तो वो रीअपटेक हम इन ड्रग्स के थ्रू रोक सकते हैं, जिसमें SNRIs है, कोकेन है, इम्पेरेमीन है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म को आप देख ले। लास्ट में क्या होता है, 6th स्टेप में इसकी मेटाबॉलिज्म होती है। नॉरेपिनेफ्रिन इज़ मेटाबोलाइज्ड बाय COMT एंड ऑक्सीडाइज्ड बाय MOA। यानी जो COMT है इसकी मिथाइलेशन कर देती है, मिथाइलेशन इसकी कर देती है, और जो MOA है ये इसकी ऑक्सीडेशन कर देती है। ये इसके मेटाबॉलिज्म के प्रोसेसेस हैं। तो इस स्लाइड में आप ये चीज़ें जो है याद रखें, और ये ड्रग्स के नेम याद रखें कि कौन सा ड्रग किस स्टेप में जो है इनहिबिट करने आ सकती है। अब एड्रेनोसेप्टर्स है स्टूडेंट्स के, ये जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है इनको हम एड्रेनोसेप्टर्स कहते हैं, और ये कौन कौन से हैं ये बहुत ज़रूरी है आपने याद रखने हैं। इससे MCQs भी बन सकता है, और ये अगर आप याद रखेंगे तो फिर जाके जो ड्रग्स हैं उनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस आप सही तरीके से समझ पाएंगे। तो द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर आर क्लासिफाइड इनटू, ये जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है ये आगे क्लासिफाई हुए हैं अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 है सिर्फ, और बीटा जो है वो 1 से लेके 3 है, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। देयर आर सम सब टाइप्स, इनके कुछ सब टाइप्स भी मौजूद हैं। अल्फ़ा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। अब जो अल्फ़ा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है इसमें क्या है, लिखा है इक्वली रिस्पॉन्सिव टू नेचुरली ऑकरिंग कैटकोलेमीन। हमारे साथ जो नेचुरली ऑकरिंग कैटकोलेमीन है जिसमें एपिनेफ्रिन है और नॉन एपिनेफ्रिन है, उसके लिए अल्फ़ा रिसेप्टर जो है कुछ हद तक इक्वली रिस्पॉन्सिव होते हैं, इक्वल रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन कुछ इसमें जो है कुछ इसमें चेंजेस है। चेंजेस इस तरह है कि हमारे साथ जो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन है दोनों अल्फ़ा रिसेप्टर पे और बीटा रिसेप्टर पे दोनों पे काम करते हैं, लेकिन एपिनेफ्रिन जो है उसकी अल्फ़ा रिसेप्टर पे हाई इफ़ेक्ट है। वो जो है अल्फ़ा रिसेप्टर जो है उस पर हाइयर इफ़ेक्ट है एज़ कम्पेयर टू नॉरेपिनेफ्रिन। नॉरेपिनेफ्रिन का थोड़ा एपिनेफ्रिन से जो है एज़ कम्पेयर टू एपिनेफ्रिन इसका लेस इफ़ेक्ट होता है अल्फ़ा रिसेप्टर पे। और बीटा रिसेप्टर पे एपिनेफ्रिन जो है इसका बीटा रिसेप्टर भी इसका हाई इफ़ेक्ट है। ये बीटा 1 को और बीटा 2 दोनों को स्टिमुलेट कर लेती है, और जो नॉरेपिनेफ्रिन है वो सिर्फ बीटा 1 को स्टिमुलेट कर लेती है। अब यहाँ पे फ़िलहाल हम अल्फ़ा रिसेप्टर पढ़ रहे हैं, तो अब ये बात याद रखिए कि एज़ कम्पेयर टू नॉरेपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन जो है वो हाइयर उसकी एफिनिटी है अल्फ़ा रिसेप्टर के लिए। तो लिखा है क्लासिफाइड एज अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2। ये जो अल्फ़ा रिसेप्टर है ये आगे क्लासिफाई हुए हैं 2 में, एक को अल्फ़ा 1 कहते हैं और एक को अल्फ़ा 2 कहते हैं। यहाँ पे आप देख ले स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ अल्फ़ा रिसेप्टर है
और ये एपिनेफ्रीन है, ये नॉरएपिनेफ्रीन है, और ये एक ड्रग है आइसोप्रोटीरिनोल। आइसोप्रोटीरिनोल जो है स्टूडेंट्स, ये बीटा 1 बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट है। अब यहाँ पे आप देख ले, इसके लिए यहाँ पे जो है एपिनेफ्रीन जो है इसके लिए हाई इफिनिटी है अल्फा रिसेप्टर की। एपिनेफ्रीन के लिए हाई इफिनिटी है, नॉरएपिनेफ्रीन के लिए इफिनिटी है लेकिन एज़ कम्पेयर टू एपिनेफ्रीन कम है। नॉरएपिनेफ्रीन की जो है इफिनिटी एज़ कम्पेयर टू एपिनेफ्रीन कम है। मैंने आप लोगों को बताया कि एपिनेफ्रीन जो है उसके अल्फा रिसेप्टर के लिए हाई इफिनिटी है एज़ कम्पेयर टू नॉरएपिनेफ्रीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीक पे एपिनेफ्रीन है और नॉरएपिनेफ्रीन सेंटर पे है, यानी एज़ कम्पेयर टू एपिनेफ्रीन नॉरएपिनेफ्रीन के लिए ये अल्फा रिसेप्टर जो है इनकी इफिनिटी कम होती है। और सबसे लो इफिनिटी जो है वो आइसोप्रोटीरिनोल पे है। ये जो आइसोप्रोटीरिनोल है इसके लिए अल्फा रिसेप्टर की बहुत कम इफिनिटी है। क्योंकि ये जो प्रोटीरिनोल है ये बीटा 1 बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट है। अल्फा रिसेप्टर पे भी ये एक्ट करता है लेकिन बहुत कम, क्योंकि ये बीटा 1 और बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट है। इस वजह से अल्फा की इसके लिए इफिनिटी कम है, लो है। फिर लिखा है साइट ऑफ अल्फा 1 एड्रेनोसेप्टर एंड इट्स इफेक्ट ऑफ देयर स्टिमुलेशन, कि ये जो हमारे साथ अल्फा 1 रिसेप्टर है ये किस जगह पे मौजूद है हमारे बॉडी के अंदर, कहाँ किस एरिया पे मौजूद होता है, और इसकी एक्टिवेशन से इसकी स्टिमुलेशन से क्या क्या इफ़ेक्ट जो है वो हो जाती है। तो लिखा है इन वस्कुलर स्मूथ मसल, अल्फा 1 रिसेप्टर जो है, अल्फा 1 एड्रेनोसेप्टर हमारे जो वेजल्स के अंदर जो स्मूथ मसल है, वस्कुलर स्मूथ मसल है, यहाँ पे ये मौजूद होते हैं। अल्फा 1 स्टिमुलेशन काज वेजोकंस्ट्रक्शन, और अल्फा 1 की स्टिमुलेशन से क्या होता है, अल्फा 1 रिसेप्टर जब स्टिमुलेट हो जाएगा तो वेजोकंस्ट्रक्शन होगी। ये बातें आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज इससे बन सकते हैं कि अल्फा 1 विद द स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा 1 विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज हैपन। ऑप्शन में होगा वेजोडाइलेशन, वेजोकंस्ट्रक्शन, बोथ एंड बी, नन ऑफ अबाउट। तो आपको याद होना है कि ये वेजोकंस्ट्रक्शन है। जब अल्फा 1 स्टिमुलेट होती है तो वेजोकंस्ट्रक्शन हो जाता है। फिर यहाँ पे लिखा है वेजोकंस्ट्रक्शन इन द स्किन एंड विसरा काज इंक्रीज टोटल वस्कुलर रेजिस्टेंस। जब हमारे स्किन के अंदर और जो विसरल ऑर्गन है, जो अंदरूनी ऑर्गन है बॉडी के, इसमें अगर वेजोकंस्ट्रक्शन हो जाती है तो इसकी वजह से हमारे जो वस्कुलर रेजिस्टेंस है, वस्कुलर रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, जो ब्लड वेजल्स के अंदर जो प्रेशर होती है इसको हम वस्कुलर रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जो टोटल वस्कुलर रेजिस्टेंस है ये इंक्रीज़ हो जाती है। जब टोटल वस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है तो खुद ब खुद इसके साथ साथ बीपी भी इंक्रीज़ होती है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ होता है। तो आप ये बात भी याद रखें। इस तरह भी एमसीक्यूज़ बनेगी कि विद द स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर बीपी शुड बी डिक्रीज़, इंक्रीज़, नॉट चेंज, अलाफ अबाउ। तो आपको याद होने चाहिए कि अल्फा 1 जब स्टिमुलेट होगा तो फिर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। क्योंकि वेजोकंस्ट्रक्शन होगी। जब वेजोकंस्ट्रक्शन होगी तो टीवीआर जो है, टोटल वस्कुलर रेजिस्टेंस, वो इंक्रीज़ होगी। जब टीवीआर इंक्रीज़ होगी तो बीपी भी इंक्रीज़ होगी। वेजोकंस्ट्रक्शन इन द नेज़ल ब्लड वेजल का रिलीफ ऑफ कंजेशन। अगर नेज़ल कंजेशन है, नेज़ल कंजेशन मीन्स कि वो कहते हैं ना कि नाक बंद है, तो इस तरह जब नेज़ल कंजेशन का कंडीशन होता है तो इसमें वेजोकंस्ट्रक्शन की वजह से नेज़ल कंजेशन जो है वो रिलीफ हो जाती है, वो ठीक हो जाती है। किस तरीके से वेजोकंस्ट्रक्शन की वजह से नेज़ल वो कंजेशन जो है वो ठीक होती है? तो जो नेज़ल कंजेशन होता है जिसे हम स्टफ़ी नोज़ भी कहते हैं, कि स्टिफ सा हो जाता है नोज़ के अंदर, स्टफ़ी नोज़ कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब नेज़ल टिश्यूज़ जो है, और नेज़ल नोज़ के अंदर के ख़ुद के टिश्यू और उसके एडजेसेंट टिश्यू जो है, और इसमें जो ब्लड वेजल्स है, ये जब स्वालन हो जाते हैं, स्वालन इसलिए हो जाते हैं कि इसमें स्वेलिंग इनकी इसलिए होती है कि इसमें एक्सेस फ्लूइड जो है वो आ जाती है। जब वेजोडाइलेशन की वजह से एक्सेस फ्लूइड यहाँ पे आ जाती है तो ये जो है फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। तो जब स्वेल हो जाते हैं तो इसकी वजह से हमारा जो नोज़ होता है वो नेज़ल कंजेशन होती है, यानी स्टफ़ी प्लक्ड फीलिंग होती है, हर्ट सा फीलिंग होती है।
तो फिर यहाँ पे जब हम इस टाइम कोई ऐसे ड्रग देते हैं कि वो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर सके, तो जब वो जाके अल्फ़ा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा तो वेज़ोकंस्ट्रक्शन होगी। तो जब वेज़ोकंस्ट्रक्शन हो जाती है नेज़ल के जो टिश्यूज़ के जो वेजल्स है, यहाँ पे जब वेज़ोकंस्ट्रक्शन हो जाती है तो फिर इसकी वजह से कि क्या होता है कि जो फ्लूइड थी जो क्या मैंने आप लोगों को बताया कि वहाँ पे फ्लूइड के कमुलेशन की वजह से, फ्लूइड की ड्रेनिंग की वजह से स्वेलिंग हो रही थी, इस वजह से नेज़ल कंजेशन हो रही थी। वेज़ोकंस्ट्रक्शन हो गई तो फ्लूइड वहाँ पे कम आएगी, फ्लूइड कम आएगी तो लीक नहीं होगी, जब लीक नहीं होगी तो ये जो कंजेशन का प्रॉब्लम था ये सोल्व हो जाएगा और कंजेशन जो है रिलीफ हो जाएगी। इन द रेडियल मसल ऑफ द आइरिस, ये जो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर है ये हमारे जो आइरिस है इसमें जो रेडियल मसल्स होते हैं, आइरिस के रेडियल मसल वहाँ पे भी मौजूद होते हैं। रेडियल मसल कौन से मसल होते हैं? तो ये जो है छोटे छोटे टिनी मसल्स होते हैं जो कि हमारे एरिस जो है आई का वो इनसे बना होता है, जिनको हम सर्कुलर और रेडियल मसल कहते हैं। यानी छोटे छोटे मसल होते हैं आई के अंदर जिससे एरिस बना हुआ है। तो ये जो आइरिस है, ये आइरिस जिन मसल से बना होता है इसमें एक सर्कुलर मसल होते हैं और दूसरे जो है वो रेडियल मसल होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर है ये रेडियल मसल में भी मौजूद होते हैं। अल्फ़ा 1 स्टिमुलेशन का कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेडियल मसल, तो जब अल्फ़ा 1 स्टिमुलेट हो जाती है अल्फ़ा 1 रिसेप्टर तो ये जो रेडियल मसल है इनकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है, ये कंट्रक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से काजिंग माइड्रिएसिस, जिसकी वजह से माइड्रिएसिस होता है। माइड्रिएसिस का मतलब है डायलेशन ऑफ द प्यूपिल्स जो है उनकी डायलेशन हो जाती है। तो जब भी कोई फ्लाइट एंड फाइट मूड होता है तो उसमें प्यूपिल्स जो है वो डायलेट हो जाते हैं। क्यों डायलेट होते हैं? क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा 1 रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो अगर हम कोई अल्फ़ा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट दे रहे हैं पेशेंट को तो उसके पपिल डायलेट होंगे। क्यों? क्योंकि रेडियल मसल में कंट्रक्शन होगी, कंट्रक्शन की वजह से माइड्रिएसिस यानी डायलेशन ऑफ द प्यूपिल होगा यहाँ पे। इन द स्मूथ मसल ऑफ द स्फिंक्टर ऑफ जीआईटी, जो हमारे जीआईटी सिस्टम है या इसमें जो भी जितने भी स्फिंक्टर्स है तो उनके स्फिंक्टर हमेशा जो है स्मूथ मसल से बने होते हैं, तो वहाँ पे भी अल्फ़ा 1 रिसेप्टर मौजूद होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है? तो लिखा है कि अल्फ़ा 1 स्टिमुलेशन काज कंट्रक्शन ऑफ ऑल स्फिंक्टर। अगर अल्फ़ा 1 स्टिमुलेशन हो गई तो तमाम स्फिंक्टर जो है जीआई ट्रैक के वो सब जो है उनमें कंट्रक्शन होगी। इन द स्मूथ मसल ऑफ द इंटरनल स्फिंक्टर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे अल्फ़ा 1 रिसेप्टर जो है यूरिनरी ब्लैडर के इंटरनल जो स्फिंक्टर है उसमें जो है मौजूद होते हैं। अल्फ़ा 1 ए, अब इसके सब टाइप है कि अल्फ़ा 1 ए है। सब टाइप स्टिमुलेशन काज कंट्रक्शन एंड क्लोजर ऑफ द स्फिंक्टर प्रेसिपिटेट यूरिनरी रिटेंशन। तो यहाँ पे सब टाइप अल्फ़ा 1 ए रिसेप्टर जो है इसकी जब स्टिमुलेशन हो जाती है तो फिर यहाँ पे कंट्रक्शन हो जाती है, कंट्रक्शन की वजह से स्फिंक्टर क्लोज हो जाता है और यूरिनरी रिटेंशन होती है। तो अगर हम अल्फ़ा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट जो है हमारे साथ जो एड्रेनर्जिक ड्रग है वो अगर हम दे रहे हैं तो उसमें ये जो है ये उसकी साइड इफ़ेक्ट हो सकती है कि यूरिनरी रिटेंशन हो, क्योंकि ये स्फिंक्टर जो है उसमें कंट्रक्शन करवाती है और जब स्फिंक्टर में कंट्रक्शन हो जाती है तो फिर यूरिनरी रिटेंशन हो जाती है।
अच्छा स्टूडेंट्स, तो लिखा है इन द सेमिनल वेसिकल्स, जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं मेल्स में, तो वहाँ पे भी अल्फ़ा रिसेप्टर्स है। अल्फ़ा रिसेप्टर के सब टाइप जो अल्फ़ा वन A2 रिसेप्टर है। अल्फ़ा वन जो ए है वो कहाँ पे था? अल्फ़ा 1A जो है वो हमारे साथ इसमें था, जो ब्लैडर का इंटरनल स्फिंक्टर है वहाँ पे मौजूद था। और जो हमारे साथ A2 है वो यहाँ पे जो सिमिनल वेसिकल है यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो अगर हमने तो लिखा है कि अल्फ़ा स्टिमुलेशन ये जो अल्फ़ा A2 है, इसकी स्टिमुलेशन काज इजैकुलेशन, तो इसकी जो स्टिमुलेशन होती है वो इजैकुलेशन काज करती है। अब 10 आल अल्फ़ा A2 ब्लॉकर इनहिबिट इजैकुलेशन। अब अगर ऐसे ड्रग्स हम देते हैं जो ब्लॉकर्स है, जो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग है, तो ऐसे ड्रग अगर हम देंगे तो उस टाइम इजैकुलेशन में मसला हो सकता है, इजैकुलेशन इनहिबिट हो सकती है। तो इसके बाद लिखा है इन द लीवर में कहाँ? अल्फ़ा 1 स्टिमुलेशन काजेज इंक्रीज ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। जब अल्फ़ा 1 की स्टिमुलेशन होती है तो इसकी वजह से ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन की जो ब्रेकडाउन है वो, और जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है कि फ़ैट और प्रोटीन से जो ग्लूकोज बनता है वो, ये 2 प्रोसेस जो है इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये बात याद रखें कि अगर हम अल्फ़ा ब्लॉकर्स देंगे तो उस टाइम ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी जो है इनहिबिट होंगे। इन द फैट सेल में भी होते हैं अल्फ़ा 1 स्टिमुलेशन काज इंक्रीज लिपोलाइसिस। अल्फ़ा 1 जब स्टिमुलेट हो जाती है फैट सेल्स के अंदर तो यहाँ पे लिपोलाइसिस इंक्रीज होता है, और अगर हम ब्लॉकर देंगे तो लिपोलाइसिस जो है वो डिक्रीज होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक काफ़ी है इस वीडियो लेक्चर के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।